नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्पीडी बुक का रेलवे सामान्य अध्ययन जो कि इसमें 1380 प्रैक्टिस सेट है, जो 1992 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस पेपर है, उसको हम अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में इसको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसके भार क्या होते हैं। तो पृथ्वी पर उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी पर भार जो है बढ़ जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, जी की इकाई क्या है। जी की इकाई क्या है। तो जी की इकाई मतलब मात्रक क्या है। तो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी की इकाई जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पहले हम जी को समझते हैं। एक तो आपका होता है कैपिटल जी, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय। एक एक आप नोट करते चलिए। गुरुत्वीय से बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। क्लियर। ये कैपिटल जी हो गया गुरुत्वीय स्थिरांक। अब कैपिटल जी का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी बराबर बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो कैपिटल जी का फार्मूला हो गया बल गुणे दूरी स्क्वायर, दूरी का वर्ग या बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। जी का फार्मूला होता है जी बराबर आपका F इंटू आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ दोस्तों एक होता है कैपिटल जी एक होता है स्मॉल जी। अब यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या क्या कैपिटल जी और स्मॉल जी में। हो गया स्मॉल जी कैपिटल जी। क्लियर। तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 अपन -11। इसको हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर। वर्ग किलोमीटर। तो स्मॉल जी का मान हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कैपिटल जी का मान हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर। अब अगला जो अंतर है वह जो है इस पे जी का मान जो होता है परिवर्तित होता रहता है। स्मॉल जी का मान जो है परिवर्तित होता है। वो कैसे? पृथ्वी है, पृथ्वी के यदि ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी के नीचे जाएंगे तब भी जी का मान जो है घटता है। तो ये एक अपरिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है ये, मतलब चेंज होता रहता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पे जी का मान कम होगा, नीचे जाने पे भी कम होगा। तो ये क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब ये कैपिटल जी का मान जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, अर्थात नियत होता है। अपरिवर्तित अर्थात नियत होता है। क्लियर। अब कैपिटल स्मॉल जी का मान जो होता है स्मॉल जी का मान जो है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। क्लियर। 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। यदि पृथ्वी पे यदि आपका वजन मान लीजिए 48 है तो 48 इंटू 1/6 6 48। तो आपका जो है आपका वजन जो है चंद्रमा पर हो जाएगा 8 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब स्मॉल जी जो होती है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। कैपिटल जी जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। अब इसका हम एक बार फिर से फार्मूला देख लेते हैं। जी बराबर स्मॉल जी। स्मॉल जी बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। इसी से हमारा जो यूनिट निकला है मात्रक, तो क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन मीटर प्रति समय को जो सेकेंड स्क्वायर। अब कैपिटल जी का मान हो जाएगा आपका, यहाँ होता है कैपिटल जी बराबर होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम जो है इसका मात्रक निकालेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का वर्ग है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान है स्क्वायर है तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर। ये इतना अंतर आपको कैपिटल और स्मॉल जी दोनों में आपको डिफरेंट हमने निकाल दिया है। परीक्षा के दृष्टिगत एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? एक वस्तु का वजन जो है सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? तो ध्रुवों पर रखना होता है। अभी हम लोगों ने स्मॉल जी का मान देखा है। पृथ्वी पे यदि आपका वजन 48 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6। तो ये हो जाएगा 6/48। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? वो डीएनए द्वारा। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
क्लियर, इसका फुल फॉर्म हो गया। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म तो आपने जान लिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब ये बात आती है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए ज़्यादातर डीएनए कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है, कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। क्लियर। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ज़्यादातर डीएनए जो कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है, और डीएनए की एक छोटी सी मात्रा जो है, डीएनए की छोटी सी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 2001 का पेपर है, 11 मार्च 2001 का पेपर। इसमें पहला प्रश्न है, उच्च तापमान के द्वारा मापा जाता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो उच्च तापमान जो होता है पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसमें मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता जिसका प्रयोग मौसम वैज्ञानिक सब करते हैं। फेदोमीटर होता है, फेदोमीटर का प्रयोग जल की गहराई या समुद्र में जल की गहराई मापने के लिए प्रयोग की जाती है। क्लियर। तो इस तरह जो है हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, मैनोमीटर से दाब मापना, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर का जल में गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है कोई गतिमान वस्तु, उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ ऊर्जा की हम बात करेंगे, तो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है गतिज ऊर्जा। क्लियर। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv²। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ठोस धातु तत्व है, सबसे ठोस धातु तत्व है कौन सा है, प्लेटिनम। सबसे ठोस धातु तत्व प्लेटिनम। अब बात आती है सबसे नरम धातु कौन होता है, सबसे नरम धातु कौन सा है पृथ्वी पर, तो वो जो है सीजियम, CgM। सबसे नरम धातु जो है पृथ्वी पर सीजियम, और इसका
ये जो है चांदी की तरह जो है चांदी की तरह सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे नरम धातु सीजियम। वो कैसा होता है? चांदी की तरह सफ़ेद होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर का वस्तुओं को देखना है यदि, तो हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वो दूरबीन होता है। इसको हम बाइनोक्यूलर कहते हैं। बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन जो होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल का आयतन जो होता है सबसे कम, जल का आयतन सबसे कम कहाँ? सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। क्लियर? अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? वो कौन सा नियम है? प्रथम नियम। कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अब हम न्यूटन ने कितने नियम दिए तो उसको देख लेते हैं। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन ने जो है कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। अगला जो नियम दिया वो द्रव्यमान और त्वरण का नियम, द्रव्यमान और त्वरण का नियम। तीसरा नियम है क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्लियर? तो पहला नियम हमारा कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में स्थायी है, विरामावस्था में है, तो वो तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्लियर? अब अगला है द्रव्यमान और त्वरण का नियम। इसमें एक फार्मूला भी आता है, वो होता है F बराबर m में, F बराबर m में। क्लियर? और तीसरा जो नियम है, सेकेंड नियम में जो है, सेकेंड नियम को एक बार देख लेते हैं। सेकेंड नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर, संवेग में बदलाव की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्लियर? अब तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में हम उदाहरण समझ लेते हैं। जब बैट से बॉल लगता है तो बॉल का एक बैट पे लगना प्लस बैट से जो है बॉल पे लग के दूर जाना जो है क्रिया के विपरीत है। क्रिया हो गई तो उसे हम एक न्यूटन के थर्ड लॉ में आ जाएगा। एग्जाम्पल। क्लियर? अब इसके फार्मूले हम देख लेते हैं। न्यूटन के 3 नियम, तीनों के हम फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला यूज होता है V बराबर U प्लस AT। सेकेंड नियम में S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। थर्ड नियम में जो है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब न्यूटन, एक चीज़ जान लेते हैं कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है। तो न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्लियर? न्यूटन एक जो है गणितज्ञ थे।
गणितज्ञ, गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री, धर्मशास्त्री भी थे। क्लियर। ये पूरा न्यूटन का हमने पूरे तीनों नियम, उसके फार्मूले, न्यूटन का फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है, न्यूटन गणितज्ञ थे, भौतिक शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, धर्मशास्त्री, तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है। परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन अगर आता है न्यूटन से नियम से तो आप जरूर कर ले जाएंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्फांसो है। अल्फांसो है। अल्फांसो क्या एक आम का एक प्रकार है। क्लियर। अब अगला प्रश्न है गति के नियमों की खोज किसने की। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि न्यूटन ने के कितने नियम हैं, 3 नियम। कौन कौन सा, जड़त्व का, एक द्रव्यमान एवं त्वरण का नियम, और तीसरा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक। इसमें फार्मूला पहले में हम देख लेंगे, V बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड में फार्मूला हो गया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड में हो गया आपका V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये पूरे न्यूटन को हमने गति को क्लियर, नियम को क्लियर कर दिया तीनों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है, वो जो है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अब इसमें हल्की धातु आपने देख लिया कौन सी है, लिथियम। अब भारी धातु में आ जाएगा। भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। ओस्मियम। क्लियर। हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। प्रश्वसन का कार्य कौन करता है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन कार्य करता है, वो पत्ती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी से होता है। तो विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 की कमी से जो है छोटे बच्चों में जो है, छोटे बच्चे में ऐंठन और मरोड़ होता है। अब ये दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं। बी, विटामिन ए, विटामिन बी, इसके हम वैज्ञानिक नाम को देख लेते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हो गया रेटिनॉल, B1 का हो गया थायमिन, B2 का हो गया राइबोफ्लेविन, B7 का हो गया बायोटिन, सी विटामिन सी का हो गया स्कारबिक एसिड, विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल, विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन, और B3 का जो है नियासिन, B5 का जो है पेंटोथेनिक एसिड, B12 का जो है कोबालामिन। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो विटामिन B6 का हमने नहीं बोला कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नोट कर लीजिए, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। B1 का थायमिन। थायमिन। अब विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम और राइबोफ्लेविन। B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। क्लियर। विटामिन सी का नाम है स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन।
विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबालामिन। कोबालामिन। B6 का पायरिडॉक्सिन। दोस्तों हमने विटामिन के वैज्ञानिक नाम टोटली हमने क्लियर कर दिया। इसको आप नोट करके 2 बार 3 बार आप उसको रट जाइए, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।